हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया होलसेल ट्रेड को, ओके, जिसमें हम लोगों ने उसके डेफिनेशन को डिस्कस किया। आफ्टर डैट हम लोगों ने बात किया कि जो होलसेलर होता है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, जिसे हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, और रिटेलर्स को। इन दो लोगों को होलसेलर के द्वारा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें जो गुड्स का प्रोडक्शन है उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को हमेशा मेंटेन करने के लिए, या जो उसका कंटिन्यूटी है वो हमेशा मेंटेन रहे, एक जैसा रहे, कस्टमर्स को कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करना पड़े, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो था होलसेलर, जो दोनों ही साइड को बैलेंस करके चल रहा होता था। हम लोगों ने देखा कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सपोर्ट हम बोल सकते हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो होलसेलर होता है वो कभी कभी कैश पेमेंट कर देता है या एडवांस पेमेंट कर देता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है कि वो प्रोडक्शन कर पाए उस प्रोडक्ट का जिसका मार्केट में डिमांड है, या कंज्यूमर के द्वारा जिस प्रोडक्ट का डिमांड किया गया है। ओके, स्टोर भी करता है। हम लोगों ने स्टोरिंग के बारे में पढ़ा कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे जो स्पेस है वो लिमिटेड है। अब प्रोडक्शन तो कंटिन्यू हो रहा है, अब उस स्पेस को हमेशा खाली रखना होगा ताकि जो नया प्रोडक्ट बन करके आ रहा है वो वहाँ पर स्टोर हो पाए। तो इसके लिए क्या क्या होता है कि जिस टाइम प्रोडक्शन हुआ तो मैन्युफैक्चरर ने कुछ समय के लिए वहाँ पर स्टोर करके रखा है, आफ्टर डैट तुरंत ही वो ट्रांसफ़र कहाँ कर देगा उस प्रोडक्ट को, किसको सेल आउट कर देगा, तो होलसेलर को सेल आउट कर देगा। अब होलसेलर जो है वो स्मॉल लॉट्स में नंबर ऑफ रिटेलर्स को सेल आउट करेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ भी जो होलसेलर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था बेयरिंग रिस्क। जो हमारा होलसेलर है वो रिस्क बेयर करता है। मैन्युफैक्चरर ने रिक्वायरमेंट के अनुसार गुड्स का प्रोडक्शन किया, जितना मार्केट का डिमांड था या कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया गया वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट उसने गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया। जब भी रिटेलर के द्वारा किसी भी गुड्स का डिमांड किया जाता है होलसेलर के पास से, तो उसके पास कोई एक रिटेलर नहीं आता है, बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं। तो जब नंबर ऑफ रिटेलर्स आते हैं तो उन सारे डिमांड्स को कैलकुलेट करके वो अपने नाम पर मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स को मंगवाता है। जो गुड्स मैन्युफैक्चरर के पास से होलसेलर के पास आता है वो होलसेलर के नाम पे आता है। अब हो सकता है कि जिस रेट पर रिटेलर ने मांगा था या जिस रेट पर प्रोडक्शन हाउस में गया था वहाँ तक तो उसी रेट पे प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जब वो वेयर हाउस में आया होलसेलर के तो सडनली जो प्राइस है वो डाउनफॉल हो गया, यानी जो प्राइस है उसमें कमी हो गई। तो अब जो रिस्क है वो कौन बेयर कर रहा है, होलसेलर बेयर करेगा, क्योंकि रिटेलर तो यही बोलेगा कि अभी जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पर हम लेंगे। पहले प्राइस क्या था वो बोलेगा कि हम नहीं जानते, या अभी जो प्राइस चल रहा है वो उसके अनुसार लेगा। ऑर्डर दिया था उस समय कुछ और प्राइस था, लेकिन अभी जो कंडीशन है करंट मार्केट का उसी हिसाब से वो क्या करेगा, किसी भी गुड्स को परचेस करेगा। ओके, देन इसमें देखा था हम लोगों ने कि जो इस प्रकार जो होलसेलर है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी का, फैसिलिटेट कंटिन्यूटी, यानी जो प्रोडक्शन में हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन रहे वो इसके लिए हमेशा अपने आप को इंगेज रखता है, और वो मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर दोनों से ही कांटेक्ट में रहता है, और वो इस चीज़ में रहता है कि कभी भी प्रोडक्शन करने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आए। ये था जो होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था सर्विसेज टू रिटेलर्स। जो होलसेलर है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है रिटेलर्स को। फॉर एग्जांपल
वो जो प्रोडक्ट देता है होलसेलर रिटेलर को वो क्रेडिट पर देता है, यानी जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनमें बहुत ऐसे कम रिटेलर्स हैं जो कैश पेमेंट कर देते हैं या एडवांस पेमेंट करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिटेलर्स जो हैं वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास से क्रेडिट पर ले जाते हैं और वो यही बोलते हैं कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो जाएगा या नंबर ऑफ कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट रीच कर जाएगा, देन आफ्टर हम इसका पेमेंट आपको करेंगे। देन जो होलसेलर होता है वो वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा होता है, जो उसके पास जो नॉलेज होता है वो स्पेशल नॉलेज होता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि वो वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है तो स्पेशल नॉलेज है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, तो वो नंबर ऑफ रिटेलर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। वो प्रोडक्ट के मेरिट्स के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्यों बेटर है वो इसके बारे में बताएगा। देन इसमें एक और लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिस्क शेयरिंग। जो रिस्क है वो भी शेयर करता है। क्यों? क्योंकि जो होलसेलर है वो सबसे पहले कांटेक्ट में आता है मैन्युफैक्चरर के, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करता है, फिर वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास आता है, देन आफ्टर होलसेलर के पास आता है वो वहाँ पर स्टोर करके रखता। अब नंबर ऑफ रिटेलर्स मार्केट में अवेलेबल है, अब सभी के पास तो अपना वेयर हाउस होगा नहीं, वेयर हाउस है किसका? होलसेलर का है। तो यहाँ पर भी जो प्राइस अगर डाउनफॉल हो गया या फूड में या प्रोडक्ट में डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ भी वो रिस्क को शेयर करता है रिटेलर के साथ मिल करके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने होलसेल ट्रेड में डिस्कस किया था। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, लेकिन ये बल्क में हो रहा है, ओके, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो गुड्स को हमेशा लार्ज क्वांटिटी में बल्क में परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हमेशा प्रोडक्शन करता है बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में। अगर वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, तो उसको बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट वो तभी कमा पाएगा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगा, ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अबाउट रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या है, उसके फीचर्स क्या है, जिस प्रकार होलसेलर ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की थी या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड किया था मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को, उसी प्रकार जो हमारा रिटेलर है वो भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर को, प्लस ऑन द सेकंड हैंड वो किसे सर्विस प्रोवाइड करेगा? तो कंज्यूमर को। अगर क्वेश्चन आए या इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो होलसेल रिटेलर जो है वो किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप 1 में हम रख सकते हैं मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को, और ग्रुप 2 में रख सकते हैं हम कंज्यूमर को। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रिटेल ट्रेड, कि रिटेल ट्रेड का डेफिनेशन क्या है। रिटेल ट्रेड मीन्स द ट्रेड वेयर इन गुड्स आर सोल्ड टू कंज्यूमर फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन। रिटेल ट्रेड का मतलब ये है कि ये भी एक ट्रेड है, व्यापार है, बिजनेस है, ओके, जहाँ पर क्या हो रहा है कि वेयर इन गुड्स आर सोल्ड टू कंज्यूमर, यहाँ गुड्स को फाइनली कंज्यूमर को सेल आउट कर दिया जा रहा है, ओके, टू देयर फाइनल कंजम्पशन, यानी जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन हाउस इस्टेब्लिश किया, रॉ मटेरियल परचेज किए, मशीनरी परचेज किया, लेबर्स को हायर किए, लेबर्स को सैलरी दिया, फैक्ट्री जहाँ पर है या बिल्डिंग है उसका रेंट दिया। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस करने के बाद एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। क्या वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता है? नहीं, वो कंज्यूमर के डिमांड के अनुसार किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो जब वो इतने एक्सपेंस को बेयर कर रहा है एज वेल एज रिस्क को बेयर कर रहा है, यहाँ पर हम रिस्क को भी ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि जितना भी बिजनेस होता है उसमें से हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को हटा नहीं सकते, बट द थिंग इज़ कि वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, बट वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं।
करेगा किसी भी बिजनेस में। तो मैन्युफैक्चरर ने बहुत सारे एक्सपेंसेस के साथ एक गुड्स का प्रोडक्शन किया, ओके। देन आफ्टर वो प्रोडक्शन करने के बाद उस गुड्स को होलसेलर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो होलसेलर के पास जब वो प्रोडक्ट आएगा तो होलसेलर क्या करेगा, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच रिटेलर्स वो उन गुड्स को सप्लाई करेगा। अब रिटेलर क्या करेगा, फाइनल कंजम्पशन के लिए उस प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा। किसके लिए, तो कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर को चाहिए होगा, अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है तो ये मैन्युफैक्चरर खुद के लिए नहीं कर रहा है, होलसेलर ने होलसेल ट्रेड स्टार्ट किया है, होलसेल ट्रेड हो रहा है। कौन कर रहा है, तो होलसेलर कर रहा है। देन रिटेल ट्रेड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन कर रहा है, ये रिटेलर कर रहा है। तो यहाँ पे होलसेलर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, यहाँ पे रिटेलर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर। सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। किसके लिए निभा रहे हैं, तो कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करने के लिए। ये प्रॉफिट तभी कमाएगा जब ये उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। यहाँ भी जो होलसेलर है उसका प्रॉफिट वो तभी कमाएगा जब कंज्यूमर परचेस करेगा, और एट द एंड जिसके पास से कंज्यूमर परचेस करेगा डैट इज़ रिटेलर, वो तभी प्रॉफिट कमाएगा जब कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को उसके स्टोर में आकर के या उससे कांटेक्ट करके उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा। तो यहाँ पर जितने भी मीडिएटर हैं, या हम बोलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल है, या जितने लोग इंगेज हैं, वो अर्न तभी कर पाएंगे जब फाइनल कंजम्पशन उस प्रोडक्ट का हो पाएगा कंज्यूमर के द्वारा या कस्टमर के द्वारा। तो रिटेल ट्रेड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स को अवेलेबल करवाया जाता है या बेचा जाता है, ओके। आप देखोगे कि जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं वो हमेशा मार्केट में नहीं होते हैं, या वो उस प्लेस पर होते हैं जहाँ पर वो ईजिली रॉ मटेरियल को या रिसोर्सेज को अवेलेबल कर पाए। उनको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए स्पेस, यानी ज़्यादा स्पेस रहेगा तो वो ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम किसी भी मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में हमें उतनी ज़मीन या उतना लैंड नहीं मिल पाएगा जहाँ पर हम अपनी ह्यूज मशीनरी को इनबिल्ड कर पाए। तो ह्यूज मशीनरी चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसके लिए हमेशा एक खाली जगह पर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो जगह फाइंड आउट करेगा जहाँ पर वो ईजिली हर काम कर पाए। अब वहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट आएगा, फिर यहाँ से रिटेलर के पास प्रोडक्ट आएगा, तो इसमें टाइम लगता है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो वो किसके थ्रू कमाएगा, तो वो कंज्यूमर के थ्रू कमाएगा। रिटेलर जो है वो हमेशा वहाँ अवेलेबल होगा जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं। रिटेलर्स इज़ अ चैनल बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। रिटेलर जो है वो एक चैनल है, किसके बीच में, या हम बोल सकते हैं मिडिल मैन है। तो वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है। एक हमारा होलसेलर है और दूसरा हमारा कंज्यूमर है। बीच में कौन रोल प्ले कर रहा है, तो रिटेल ट्रेड करने वाले हमारे रिटेलर्स जो हैं, नंबर ऑफ रिटेलर्स जो हैं वो दोनों को कनेक्ट करते हैं। या अगर रिटेल ट्रेड कोई भी कैरी ना करे या कोई भी रिटेलर्स नहीं होगा तो कंज्यूमर और होलसेलर का कनेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो होलसेलर है मैंने बताया कि वो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से, और स्मॉल लॉट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या गुड्स को सोल्ड कर देता है नंबर ऑफ रिटेलर्स को। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे कंज्यूमर और रिटेलर को, तो रिटेलर हमेशा ज़्यादा परचेस करेगा होलसेलर के पास से एज आई कंपेयर टू नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। एक कंज्यूमर आएगा तो एक से दो ही प्रोडक्ट लेगा। सेम प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक से दो लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब भी रिटेलर आएगा तो वो हमेशा होलसेलर के पास से कंज्यूमर के कंपैरिजन ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करेगा, क्योंकि रिटेलर के पास बहुत सारे
कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर आते हैं, तो उन कंज्यूमर के डिमांड को समय पे पूरा करना या जब उनके द्वारा डिमांड किया गया उसी समय उस डिमांड को पूरा करना, ये कैसे पॉसिबल होगा? जब उस रिटेलर के पास उसी समय वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को कनेक्शन कौन करता है, या दोनों को कनेक्ट कौन करता है? तो होलसेलर कनेक्ट करता है। तो होलसेलर जो था वो मिडिल मैन था बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर। लेकिन अगर हम लोग होलसेलर और कंज्यूमर की बात करते हैं तो दोनों को कनेक्ट करता है रिटेलर, दोनों का मिडिल मैन की तरह रोल प्ले करता है। ही परचेज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, रिटेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में यानी स्मॉल लॉट्स में वो गुड्स को परचेज करता है। किसके पास से? तो होलसेलर के पास से। ओके, एंड सेल देम टू कंज्यूमर एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और जो कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट होता है उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर वो उस प्रोडक्ट को सेल आउट करता चला जाता है। किसे? कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर जब भी किसी भी रिटेलर के पास जाएगा वो हमेशा उतना ही डिमांड करेगा जितना एक इंडिविजुअल को आवश्यकता होती है। या एक फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में मान लेते हैं कि 4 लोग हैं, तो 4 लोग का जो डिमांड होगा वो उसी के अनुसार करेगा। लेकिन जो होलसेलर के पास रिटेलर जाएगा उसके पास केवल 4 लोग नहीं हैं या एक फैमिली नहीं है, उसके पास बहुत सारे कंज्यूमर हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो उन कस्टमर्स के रिगार्डिंग वो गुड्स को परचेस करेगा। अगर हम कंपेयर करेंगे कि होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बल्क में लेता है या लार्ज क्वांटिटी में लेता है, तो वो एक रिटेलर के लिए नहीं लेता है, वो बहुत सारे रिटेलर्स के लिए लेता है। और जो रिटेलर है वो किसी एक लोकेलिटी में नहीं होगा, वो हर उस एरिया में अवेलेबल होगा जहाँ पर उसे कंज्यूमर मिल पाए। ओके, तो हमेशा होलसेलर नंबर ऑफ रिटेलर्स को डिमांड ध्यान में रख करके रिपोर्ट तैयार करता है या मैन्युफैक्चरर को बताता है कि आपने इतना प्रोडक्शन करना है। उसी प्रकार जब रिटेलर आता है तो वो एक एरिया को ध्यान में रखता है, ना ही कि एक फैमिली को ध्यान में रखता है। उस एरिया में जहाँ पर रिटेल ट्रेड वो कैरी कर रहा है, जहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर उसके बने हुए हैं, जहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो उसी के अनुसार गुड्स को परचेस करेगा। और वो जो कस्टमर्स है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कि रिटेलर ने 10 पैकेट मंगवा लिया है, तो 10 पैकेट उसने एक फैमिली या 4 लोगों के लिए नहीं मंगवाया है। जितने लोग उस लोकेलिटी में रह रहे हैं या उस मान लेते हैं कि रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, तो उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो 10 पैकेट उनके लिए है। लेकिन अगर कभी भी 10 में से एक और पैकेट ऐड करना है या 11वां पैकेट चाहिए तो डायरेक्टली वो किसको कांटेक्ट करेगा? तो होलसेलर से कांटेक्ट करेगा, फिर होलसेलर उससे अवेलेबल करवाएगा, फिर वो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। तो ये जो हमारा है ये है हमारा रिटेल ट्रेड का डेफिनेशन। Retail trade means the trade wherein goods are sold to consumer for their final consumption. Okay, final consumption के लिए sell out कर दिया जाता है कंज्यूमर को। Retailers is a channel between wholesaler and consumer. Retailer जो है वो एक चैनल है between wholesaler and consumer. He purchase small quantity, वो small quantity में goods को परचेस करता है किसके पास से? तो होलसेलर के पास से। और किसे वो सेल आउट कर देता है? तो कंज्यूमर को सेल आउट कर देता है। तो कंज्यूमर को क्या वो डायरेक्टली सेल आउट कर देगा? नहीं, कंज्यूमर का जितना रिक्वायरमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि उसने अगर 10 पैकेट मंगवाया और कंज्यूमर उसके शॉप में विजिट किया, उसने 10 का 10 पैकेट उठा करके कंज्यूमर को दे दिया। जितने कंज्यूमर आएंगे और जितना उनका रिक्वायरमेंट होगा वो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस गुड्स को सेल आउट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास 10 पैकेट है, वो 10 पैकेट उठा करके बस एक ही कस्टमर को देता चला जाएगा, उससे उसका भी लॉस होगा और जो कंज्यूमर है वो फिर हो सकता है कि उसके शॉप में विजिट नहीं करे। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। अब कुछ विशेषताएं हैं जो हमने रिटेल ट्रेड में पढ़ना है। द फर्स्ट इज परचेजिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ओके, ये विशेषता है इसकी कि जब भी रिटेलर जो है वो गुड्स को परचेस करता है किसके पास से?
होल सेलर के पास से। तो जब भी वो गुड्स को होल सेलर के पास से परचेस करेगा तो वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करेगा। अब स्मॉल क्वांटिटी में परचेस क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास एक एरिया है, एक सेलेक्टिव एरिया है जो उस एरिया के रिक्वायरमेंट्स को उसने पूरा करना है। मैंने बताया कि ये मान लेते हैं कि ये जो रेसिडेंशियल एरिया है, इस एरिया का हम लोग नाम दे देते हैं ए। ओके, तो ए एरिया में जितने लोग रह रहे हैं तो एक रिटेलर केवल इसके लिए होगा। ओके, रिटेलर मान लेते हैं कि रिटेलर का नाम देते हैं एक्स। तो रिटेलर एक्स जो है वो एरिया ए के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। अब बगल में रेसिडेंशियल एरिया है। ओके, इस एरिया को हम लोग बी नाम दे देते हैं। तो अगर रिटेलर एक्स जो है वो केवल इस एरिया के डिमांड को ध्यान में रखेगा, उसका जो शॉप है वो इसी एरिया में है, तो यहाँ पर जितने कंज्यूमर हैं वो उनके लिए ही गुड्स को पहले प्रीफर करेगा। बाय चांस अगर कोई यहाँ से यहाँ आएगा तो वो उसे सेल आउट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज़ कि जितने एरिया को उसने कवर करना है केवल वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होलसेलर के पास से प्रोडक्ट लेगा। ऐसा नहीं है कि बगल में अगर 4 एरिया है, आसपास चारों एरिया को वो कवर कर रहा है। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे एरिया हैं जहाँ पर 1 से 2 दुकानें हैं या शॉप है जहाँ पर वो लार्ज नंबर ऑफ एरिया को कवर करता है। लेकिन जनरली अगर हम लोग देखते हैं जो एक एरिया होता है वहाँ पर जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो उस एरिया के लिए होते हैं, ना ही कि उस एरिया के बगल वाले एरिया के लिए। वो उनका प्रेफरेंस रहता है कि जो हमारे एरिया हैं, जो मेरा एरिया है, पहले हम उस एरिया के कंज्यूमर को कवर करें या उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तो उसके लिए वो क्या देखेगा कि इस एरिया के टोटल डिमांड्स कितने हैं, उसने कैलकुलेट करना है और उसी डिमांड के अनुसार वो होलसेलर को डिमांड करेगा। जब भी वो होलसेलर के पास जाएगा वो अपने एरिया के डिमांड को लेकर के जाएगा, वो एरिया बी के डिमांड को लेकर के नहीं जाएगा। बी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मान लेते हैं वाई इज़ देयर, वाई जो रिटेलर है वो वहाँ पर अवेलेबल है, वो उस एरिया के डिमांड को लेकर के जाएगा। रिटेलर एक्स जो है वो इस एरिया के डिमांड को लेकर जाएगा। तो जब भी वो होलसेलर के पास जाएगा वो स्मॉल क्वांटिटी को ही डिमांड करेगा, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही करेगा। मान लेते हैं कि हमें चाहिए 50 प्रोडक्ट, इस एरिया को चाहिए 50 यानी 50 प्रोडक्ट चाहिए। तो एक्सेप्शनल केसेस में वो एक और ऐड कर सकता है तो 51 हो जाएगा। कि मान लेते हैं कि किसी कस्टमर ने एक से ज़्यादा डिमांड कर दिया, 2 प्रोडक्ट का डिमांड कर दिया, तो वो उनके लिए अवेलेबल करवा सकता है। बट ये एक्सेप्शनल केसेस में है, जनरली वो उसी को पूरा करेगा या उसी को ध्यान में रखेगा जितना एक्चुअल उस एरिया का डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सेलिंग वैरायटी ऑफ गुड्स। जो हमारा रिटेलर्स होता है वो एक प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करता। हम लोगों ने होलसेल ट्रेड में देखा था कि जो हमारा होलसेलर है वो 1 लाइन प्रोडक्ट के साथ डील करता है, वो वही प्रोडक्ट सेल आउट करेगा नंबर ऑफ रिटेलर्स को जिस प्रोडक्ट को वो डील कर रहा है। लेकिन ये कंडीशन किसी भी रिटेलर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। जितने भी रिटेलर्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। एक ही प्रोडक्ट को वो अलग अलग कंपनी का रख सकते हैं। ओके, जब आप रिटेलर के पास जाओगे, जब आप उसके शॉप में विज़िट करोगे तो जितने भी शेल्फ होंगे, अलमारियाँ होंगी, उसमें आप देख पाओगे कि हर कंपनी का प्रोडक्ट उसके स्टोर में या उसके शेल्फ में होता है। सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के द्वारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है? कंज्यूमर को दिया जा रहा है। जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं या जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है कंज्यूमर के मान लेते हैं कि रेसिडेंशियल एरिया में या कंज्यूमर के एरिया में अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो वो केवल और केवल कंज्यूमर के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। फिर बाद में वो सेल आउट होगा तो
मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन बात किया जाए कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्यों अवेलेबल करवाया जा रहा है, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, लेवल ऑफ इनकम जो है वो डिफरेंट होता है। तो हर कस्टमर अपने टेस्ट के अनुसार प्रोडक्ट को चुनता है। जिस प्रोडक्ट से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो वो उसी प्रोडक्ट को चुनेगा। ओके, जिस प्रोडक्ट्स में उसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स अच्छे लग रहे हो या जिस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट उसको ज़्यादा बेटर लगेगा वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 3, सेल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। प्रोडक्ट को सेल आउट करना कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से। जितने कंज्यूमर उसके पास आएंगे, जितने भी कस्टमर्स उसके पास आएंगे, वो उन कस्टमर के नीड्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज वेल एज डिमांड के हिसाब से वो उन्हें सेल आउट करेगा। ओके, तो कभी भी कोई भी कस्टमर अगर रिटेलर के पास आता है तो जितना उसका नीड है, जितनी ज़रूरतें हैं, उसी के हिसाब से वो उस रिटेलर से डिमांड करेगा। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट मांगा और रिटेलर ने एक और दे दिया और उसे बोलेगा कि नहीं आपको दोनों का ही प्राइस पे करना है। वो उस पर प्रेशर नहीं बना सकता है अगर उसका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि रिटेलर्स जो है वो केवल और केवल नीड्स के अनुसार ही कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सेल आउट नहीं हो रहा है तो आप उस पर प्रेशर बनाओगे या अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करवाओगे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, रिटेलर एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। रिटेलर जो है वो मिडिल मैन यानी जो बीच में दोनों लोग बीच में रह करके दो लोगों को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करेगा, तो वो होलसेलर को कनेक्ट करेगा और कंज्यूमर को कनेक्ट करेगा। होलसेलर जो है वो अलग एरिया में है, कंज्यूमर जो है वो अलग एरिया में, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, तो रिटेलर है। दोनों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। कंज्यूमर तक किसी भी गुड्स को रीच करवाना उसकी जिम्मेदारी है, रिटेलर की है। तो रिटेलर इस काम को बहुत अच्छे से निभाता है ताकि वो हर समय कंज्यूमर के नीड्स को पूरा कर पाए या कंज्यूमर के डिमांड्स की पूर्ति कर पाए। तो इसके लिए क्या करेगा, वो जितने भी कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया गया वो होलसेलर को रिपोर्ट करेगा। फिर होलसेलर जो है फिर वो मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट करेगा और मैन्युफैक्चरर एज पर द रिपोर्ट या डिमांड उस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन करने के बाद फिर हमने देखना है कि वो गुड्स को किसके पास रीच करवाना है, तो रिटेलर के पास रीच करवाना है। फिर रिटेलर उस गुड्स को फाइनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर तक पहुंचा देगा। नेक्स्ट, रिटेलर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन विद द कंज्यूमर्स। रिटेलर जो है वो ये चाहता है कि हम कैसे अपने कंज्यूमर से एक रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर पाए। ओके, एक अच्छा रिलेशन रहेगा तभी वो अपने स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे पाएगा या प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। अगर उसने इस एरिया में अपना एक शॉप ओपन किया है, मान लेते हैं कि रेसिडेंशियल एरिया है और एरिया का नाम हमने क्या दिया था, ए, तो इस एरिया में जितने भी कंज्यूमर हैं, अगर रिटेलर एक्स ने अच्छे से उनका रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं किया या उनके द्वारा जिस गुड्स को डिमांड किया जा रहा है वो उसे टाइम पर पूरा नहीं करता है, तो कोई भी कस्टमर फिर उसके स्टोर पर विजिट नहीं करेगा। फिर उसी एरिया में अगर मान लेते हैं कि दूसरा है रिटेलर डी है, तो वो रिटेलर डी के पास चला जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास आज भी आप देखोगे कि मल्टीपल ऑप्शंस है, केवल प्रोडक्ट में नहीं, रिटेलर्स के रिगार्डिंग भी। वो उस रिटेलर के पास ज़्यादा जाना पसंद करेगा जो उसे अच्छा प्रोडक्ट सेल आउट करता हो, जो उसे सही समय पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट विथ रीज़नेबल प्राइस, जो प्राइस भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। रिटेलर जो है वो अपने शॉप में क्या करता है, गुड्स को डिस्प्ले करता है। मान लेते हैं कि ये जो है वो रिटेलर का शॉप है, तो इस शॉप में वो अपने शेल्फ पर गुड्स को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने का मेन कारण यही है कि जितने भी कस्टमर्स
उसके शॉप में विज़िट करेंगे वो ईज़िली हर प्रोडक्ट को देख पाएंगे और उस प्रोडक्ट की जानकारी वो उस रिटेलर से लेंगे और उस प्रोडक्ट को अगर वो अच्छा मानेंगे या उनको प्राइस अच्छा लगेगा तो वो तुरंत उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो रिटेलर क्या करता है, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, कंज्यूमर तक पहुंचाता है, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, रिटेलर इज़ जनरली लोकेटेड इन रेसिडेंशियल एरिया। जितने भी रिटेलर्स हैं वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो वहाँ पर लोकेटेड होते हैं जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर होते हैं, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर ईजिली उस जगह पर अवेलेबल हो जाए और उस प्रोडक्ट को आकर के परचेस कर ले। क्योंकि बेसिकली जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितना भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो केवल और केवल कंज्यूमर के लिए बनाया जा रहा है। तो कंज्यूमर जो है वो वहाँ होता है जहाँ उसका घर होता है, वो वहाँ होता है जहाँ पर वो काम करता है। ओके, तो यहाँ पर जो रिटेलर्स होंगे वो उसी एरिया में होंगे जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर होंगे। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरली डैट रिटेल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन अ शॉप। आजकल आप देखोगे कि ऑनलाइन शॉपिंग भी होते हैं। तो जनरली देखा गया है कि पहले के टाइम पर एक रिटेलर था, वो एक अपना दुकान चला रहा होता था, वहीं पर सारी चीज़ें मिलती थी। भले आपका घर कितना भी दूर हो लेकिन फिर भी आपको उस एरिया में आना पड़ता था। लेकिन आज अगर हम लोग टेलीफोन कनेक्शन की बात करते हैं या इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं तो रिटेलर जो है या जो रिटेल ट्रेड है, ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी दैट रिटेल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन अ शॉप, किसी एक पर्टिकुलर शॉप में कैरी किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। रिटेलिंग में भी रिटेलिंग में ऑल्सो भी डन थ्रू टेलीफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, ओके, वेंडिंग मशीन के ज़रिए भी पॉसिबल है, जो हम लोग आज डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहा है, अपडेट हो रहा है, तो अपडेट के साथ भी हम देख सकते हैं जो रिटेलिंग तरीका है, मेथड है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्योंकि ये टाइम का डिमांड है। ओके, तो ये हमारा रिटेल ट्रेड का डेफिनेशन और फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सर्विसेज, वो सर्विसेज जो रिटेलर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्विसेज टू कंज्यूमर या कस्टमर जो रिटेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है।